वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ये हमारी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसी टेस्ट सीरीज के कंटिन्यूएशन में टेस्ट नंबर 7 है। ये सेक्शनल टेस्ट है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री के बेस्ट 100 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। ड्रिल इज द सेम, बाइलिंगुअल है, ये दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। दोनों ही लैंग्वेजेस में पूरी तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। आप लोगों को ये पूरा टेस्ट मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करना है, अपना स्कोर कमेंट डाउन करना है और फिर जो आपकी गलतियां हुई हैं उसके आपको नोट्स बनाने हैं। मैंने बीच बीच में बताया है कि ये इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस है और देखिए कुछ लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं कि बहुत फैक्चुअल है, हमारा मोटिवेशन लो हो गया। ये सब प्लीज आप मत सोचिए, सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। ये क्वेश्चंस हैं, आपके आंखों के सामने से एक बार निकल गए तो पेपर में तो गलत नहीं होगा ना। बस यही हमारा एजेंडा है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सवाल नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत जल्द आपको बाकी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करा दी जाएगी। तब तक आप फॉलो करती रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और एकदम खुश रहिए। स्टार्ट करते हैं हम अपना यूपीपीसीएस प्री 2023 का सेक्शनल टेस्ट 7 मॉडर्न हिस्ट्री 1। कंप्लीट टेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री पे बेस्ड रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिएगा और कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा अपना स्कोर मेरे को। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला, राजनीतिक और आर्थिक सहमति बनाने के उद्देश्य से 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? लखनऊ पैक्ट पूछ रहा है ये कि किस किस साइन हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में 1916 में। क्या एम था इसका? फॉर क्रिएटिंग अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसेंसस। इस सत्र की अध्यक्षता एसी मजूमदार द्वारा की गई थी। सेशन जो था ये वाला हैड बीन चेयर्ड बाय एसी मजूमदार। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। क्यों हो जाएगा बी? ये कह रहा है, अब आप ध्यान से अगर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो एसी मजूमदार थे इसके अध्यक्ष, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या लखनऊ पैक्ट इकोनॉमी से रिलेटेड था क्या? नहीं ना। लखनऊ पैक्ट सिर्फ पॉलिटिकल कंसेंसस से रिलेटेड था। 1916 लखनऊ, प्रेसिडेंट एसी मजूमदार, बस आपको इतना ध्यान रखना है। और साइन हुआ था ये किस लिए? राजनीतिक सहमति बनाने के लिए। भाई इन दोनों में नहीं बन रही थी लेकिन दे केम ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म, वो एक ही मंच पे आए थे और उनमें पॉलिटिकल कंसेंसस बने, राजनीतिक सहमति बन पाए, इसलिए लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। ईयर ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1453 ईस्वी में पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच संपर्क स्थापित करने वाला मार्ग निम्नलिखित में से किसके अधीन आ गया था? 1453 एडी में जो रूट स्टैब्लिश कर रहा था कॉन्टैक्ट बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज, वो किसके अंडर आ गया था? हैड कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? तुर्क, पोर्चुगीज, डच या डेन्स? अब मैं आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में बताने का पूरा ट्राई कर रही हूं, लेकिन जो चीजें कॉमन है वो हम कॉमन के हिसाब से ही पढ़ेंगे। बताइए। तुर्कियों के हाथ में आ गया था, टर्क्स के हाथ में आ गया था। देखिए 1453 में क्या हुआ था, जो कुस्तुनतुनिया था उसके ऊपर अधिकार कर लिया था तुर्कों ने। तो इस वजह से ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज का जो रूट था वो रूट स्टैब्लिश होता था, कॉन्टैक्ट होते थे ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में। अब इसके बाद क्या हुआ, जो ये तुर्की थे इन्होंने मना कर दिया कि जो यूरोप के मर्चेंट्स हैं वो ईस्टर्न कंट्रीज से उनके एम्पायर्स के थ्रू जो रास्ता जा रहा है इस रूट के थ्रू वो ट्रेड नहीं करेंगे। तो आप याद रखिएगा, दे वर द टर्क्स जिन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तीसरा क्वेश्चन, यूरोप के नए राष्ट्र जैसे स्पेन और पुर्तगाल मुख्य रूप से पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक क्यों थे? जो ये नई नेशंस उभर के आ रही थी लाइक स्पेन एंड पोर्चुगल, व्हाई दे वर ईगर टू ट्रेड विद द ईस्ट? बताइए। रेशम के लिए, कपड़ों के लिए, मसालों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? बताया था मैंने मेरे ख्याल से आपको ये, अगर आपने देखा है हिस्ट्री का वीडियो तो। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा मसालों के लिए, फॉर द ट्रेड ऑफ स्पाइसेस। भाई जो नई नेशंस थी वो इंडिया में आ रही थी ड्यू टू द इंपॉर्टेंस ऑफ गरम मसाला विच वाज वेरी फेमस, बहुत फेमस था। इसी वजह से वो लोग नए नए रूट्स देख रहे थे और भाई नए और रिलेटिवली रिस्की रूट्स देख रहे थे, जिससे कि वो स्पाइस आइलैंड्स, समझ रहे हैं, स्पाइस आइलैंड्स तक पहुंच पाए। कहां के? इंडोनेशिया के और भारत के मसाला द्वीपों तक पहुंचने के लिए। तो स्पाइसेस का ट्रेड था, बहुत प्रॉफिट मिलता था इस ट्रेड में उन्हें। फोर्थ क्वेश्चन,
दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाले, रेशम, चीनी मिट्टी, लाख इत्यादि वस्तुएं किसके तट पर लाई जाती थी जहां से उन्हें लाल सागर एवं फारस की खाड़ी के माध्यम से पश्चिमी देशों में भेजा जाता था? ये सब जो ये लोग लेके आते थे, स्पाइसेस, सिल्क, सिरामिक्स, लैक्स, साउथ ईस्ट एशिया से, ये कौन से कोस्ट पे लेके आते थे जहां से ये लोग वेस्टर्न कंट्रीज भेजते थे वाया रेड सी एंड पर्शियन गल्फ? कोरोमांडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मालाबार कोस्ट। कौन सा है मालाबार कोस्ट? ज्योग्राफी में आपको पता होगा कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट। ये मुझे बताइए आप कमेंट डाउन करके, कौन से वाले एरिया को बोलते हैं मालाबार कोस्ट? बताइए। ये केरला वाला है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा, और बाकी आप मुझे बताएंगे। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। फिफ्थ, चौल के समीप फ्रांसिसो डी अल्मीडा का संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े के साथ युद्ध कब हुआ था? When had Francisco de Almeida a battle with combined Muslim naval fleet near Chaul? ईयर बताना है आपको, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1508 में, 1508 एडी में। अब देखिए क्या हुआ था, फ्रांसिसो डे अल्मीडा का बैटल हुआ कंबाइंड मुस्लिम नेवल फ्लीट के साथ। इसमें कौन कौन थे? इसमें थे गुजरात प्लस इजिप्ट प्लस टर्की, ठीक है। चौल के पास, जहां पे क्या हुआ था, अल्मीडा हार जाता है प्लस इसके बेटे की डेथ हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिक्स्थ, अल्फोंसो डी अल्बरकीक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग अल्फोंसो डे अल्बरकीक? इसे ही भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था, कोचीन एज एट हेडक्वार्टर्स। 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया था। 1510 में ही हैड कॉन्कर्ड गोवा फ्रॉम आदिल शाही सुल्तान ऑफ बीजापुर। फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हरमुज पर उसका अधिकार 1511 में हो गया था। हिज अथॉरिटी ओवर हरमुज कहां पे लोकेटेड है? इन द फेस ऑफ पर्शियन गल्फ, हैड बीन एक्वायर्ड इन 1511। बताइए कौन सा गलत हो जाएगा इसमें से? ये डी गलत है इसमें से। देखिए, पहली चीज तो ये, इसको रियल फाउंडर बोलते हैं पोर्चुगीज पावर का इंडिया में। कोचीन इसका हेडक्वार्टर था, बिल्कुल ठीक बात है। 1510 में, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में। और जो इसकी अथॉरिटी है ना पर्शियन गल्फ पे, ये 1511 में नहीं, ये 1515 में हुई थी। और ये जो 3 सिटीज थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अल्बरकीक ने स्टैब्लिश किया था कंट्रोल मलक्का पे, ठीक है, 1511 में स्टैब्लिश किया था मलक्का पे, और फिर हॉर्मुज पे किया था 1515 में, और 10 में इसने बीजापुर से गोवा जीत लिया था। तो ये सारी बातें आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। 7th, अंग्रेजों और डचों के बीच शत्रुता को खत्म करने के उद्देश्य से 3 बार अधिवेशन आयोजित किए गए थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष इससे संबंधित अधिवेशन को आयोजित नहीं किया गया था? जो इनके में बैटल चल रहा था ब्रिटिश और डच के बीच में, इसके लिए कन्वेंशंस ऑर्गेनाइज हुए थे। ये पूछ रहा है कब नहीं हुआ था, आपको ये बताना है। बताइए कब नहीं हुआ था? 1610 में नहीं हुआ था, बाकी साल हुए थे। अब देख लीजिए कब कब हुए थे। क्या हुआ था, ये लंदन में हुए थे और हेग में, कैपिटल है हेग किसका? हॉलैंड का, 1611 में और 1613 में। और फ्रेंडली ट्रीटी साइन हो गई थी इन दोनों के बीच में 1619 में, ठीक है। लंदन और हेग सम्मेलन हुए थे 1611 में और 1613 में। 1613 से फिर 1615, ठीक है। तो 1610 में कुछ नहीं हुआ था, 13, 15 सब में हुआ था, और फिर 19 में ट्रीटी साइन हो गई थी। बस इतना ध्यान रखना है। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन, भारतीय वस्त्रों को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। मतलब इंडियन टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट का आइटम बनाने का जो क्रेडिट है, इट गोज टू डच। डच भारत में व्यापारिक हितों से प्रेरित होकर आए थे। द डच हैड कम टू इंडिया मोटिवेटेड बाय कमर्शियल इंटरेस्ट्स। डच व्यापारिक व्यवस्था का उल्लेख 1722 ईस्वी के दस्तावेज में किया गया है। डच का जो ट्रेडिंग सिस्टम है, इसका जिक्र हुआ है इन द डॉक्यूमेंट ऑफ 1722 एडी। डच व्यापारिक व्यवस्था में तिरुचिरापल्ली के डच गवर्नर और 6 तेलुगु व्यापारियों के बीच हुए समझौते के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। जो डच ट्रेडिंग सिस्टम है, इसमें लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द डच गवर्नर ऑफ तिरुचिरापल्ली एंड 6 तेलुगु बिजनेसमैन। यू हैव टू सिलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन। गलत विकल्प का आपको चुनाव करना है। बताइए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंडियन टेक्सटाइल्स फेमस हुई डच की वजह से, और भाई ये तो ऑब्वियस है ना भाई, क्यों आएंगे ये, और कमर्शियल थे इनके इंटरेस्ट, इसीलिए तो आएंगे ये। अब डच का जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो बेस्ड है सहकारिता पे, कोऑपरेशन पे, जिसको बोलते हैं कार्टेल, CARTEL, कार्टेल, ठीक है। अब ये जो सिस्टम था, ये मेंशन्ड है 1722 के डॉक्यूमेंट में, और इसी में लिखा हुआ था कि ये एग्रीमेंट था डच गवर्नर ऑफ नागपट्टनम में और 6 तेलुगु मर्चेंट्स, ठीक है। तिरुचिरापल्ली के गवर्नर नहीं, नागपट्टनम के गवर्नर।
नेगापट्टम, नागपट्टम, जैसे भी आप बोले। और इस सिस्टम को क्या बोलते थे? कार्टेल ट्रेडिंग सिस्टम, सहकारिता, कोऑपरेशन की बात करता था ये, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। तो बस ये वर्ड दूसरा आएगा यहाँ पे। 9th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। स्थापना का वर्ष और कंपनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की फॉर्मेट में दिया हुआ है, याद रखना। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और कंपनीज, 1688 न्यू कंपनी, 1688 जनरल सोसाइटी, 1688 इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी, या फिर सभी? बताइए। इसका आंसर है ए, 1688 तो है नई कंपनी, 1698 90 जनरल सोसाइटी, और 1698 सेम ईयर है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तो याद होगा, ये तो पता ही होगा, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ ये सही है, बाकी गलत है। सही मैंने आपको बता दिया है। 10वां क्वेश्चन, 1630 में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी जिसके अनुसार पूर्वी व्यापार में अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच संघर्ष को अंत करने का निश्चय किया गया था? ये बोल रहा है 1630 में विच ट्रीटी हैड बीन साइंड अकॉर्डिंग टू विच it was decided to end the conflict between British and Portuguese in the eastern trade? Treaty of Lisbon, Spain, Madrid, या फिर पोर्टो? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए। ये सब तो आपको एकदम होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा मड्रिड की संधि, ट्रीटी ऑफ मड्रिड, ठीक है। 1630 में ट्रीटी ऑफ मड्रिड हुई थी, जिसमें से डिसाइड हुआ था कि अब ब्रिटिश और पोर्चुगीज जो ईस्टर्न ट्रेड पे लोग झगड़ रहे हैं, इस पे नहीं झगड़ेंगे। क्लियर? चलिए 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 1669 में सर जॉर्ज ऑक्सेंडन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ओंगियर किस प्रांत के गवर्नर बने थे? 1669 में सक्सेसर बनके सर जॉर्ज ऑक्सेंडन के जेराल्ड ओंगियर आए थे किस प्रोविंस के? सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता, या फिर मद्रास? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे। फैक्चुअल क्वेश्चन है, जनरली कन्वेंशनल बुक्स में नहीं दिया होता है, इसलिए कुछ एडिशनल फैक्ट्स के तौर पे ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। 1669 में ये सर जॉर्ज ऑक्सेंडन के सक्सेसर बने थे, प्रेसिडेंट बने थे सूरत, और गवर्नर बने थे बॉम्बे के, ठीक है। सूरत के और बॉम्बे के गवर्नर, प्रेसिडेंट सूरत के और गवर्नर बॉम्बे के, याद रखिएगा। 12th, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। डेन 1616 में भारत आए थे। अब इसमें तो कुछ इंग्लिश नहीं है ना, डेन्स हैड कम टू इंडिया इन 1616। तंजौर जिले के ट्रैंकोबार में 1620 में डेनों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, पहली फैक्ट्री एट ट्रैंकोबार। उन्होंने अपना दूसरा कारखाना 1676 ईस्वी में बंगाल के सेरमपुर में स्थापित किया था, सेकंड फैक्ट्री। 1725 ईस्वी में डेनों ने अपनी सारी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी थी। 1725 में दे हैड सोल्ड ऑल देयर फैक्ट्रीज टू द ब्रिटिश कंपनीज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी। देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सबको प्रिपेयर कर लो अच्छे से। पहली बात तो 1616 में आए थे डेन्स। अच्छा, किस क्रम में आए थे ये लोग? सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया? बताओ जरा कमेंट डाउन करके। बता चुकी हूं मैं पहले। और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ट्रैंकोबार में कब लगी फैक्ट्री? 1620 में, फिर 1676 में, अब 1725 में नहीं बेचा था इन्होंने 1845 में बेचे थे अपने सब ब्रिटिशर्स को, और चले गए थे यहां से, ठीक है। चलो 13, कौन सा कथन सही नहीं है? इनकरेक्ट, सही है, सॉरी करेक्ट पूछा है। पौंडीचेरी को 1701 में पूर्व की फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया था। पौंडीचेरी वाज मेड द हेडक्वार्टर ऑफ ऑल फॉर्मर फ्रेंच सेटलमेंट्स इन 1701। 1701 में फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया था। इन 1701 फ्रैंकोइस मार्टिन वाज मेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ फ्रेंच अफेयर्स इन इंडिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए। दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ठीक हैं, बोथ 1 and 2। तो एज अ फैक्ट इनको प्रिपेयर कर लीजिए आप, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं ये बातें। 14th, 1717 ईस्वी में जारी शाही फरमान के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द रॉयल डेक्री इशूड इन 1717। 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई थी। मतलब 3000 रुपीज दे दो, एनुअल टैक्स था ये, और कंपनी को फ्रीडम मिल गया टू डू फ्री ट्रेड इन बंगाल। 10,000 रुपए वार्षिक कर देने के बदले में कंपनी को सूरत में सभी करों से मुक्ति मिल गई थी। 10,000 रुपए में आप सूरत में आ जाओ और एकदम फ्रीडम मिल गया सब टैक्सेस से। बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई थी। मतलब बॉम्बे में जो कॉइन्स मिंट हो रहे थे, कंपनी जो कर रही थी, उसका वो मिल गया था कि आप पूरे मुगल स्टेट में इनको चला लो, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो ये सारी बातें एकदम सही हैं, आपको एज इट इज प्रिपेयर करनी है ये, ठीक है। चलिए 15th क्वेश्चन देखेंगे। पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस के बारे में बात हो रही है। ये 1763 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि पर 1763 में हस्ताक्षर किए गए थे। ट्रीटी ऑफ पेरिस, ब्रिटिश एंड फ्रेंच, 1763। इस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को भारत स्थित उनके सारे कारखाने वापस कर दिए गए थे, लेकिन अब
उनकी ना तो किलेबंदी की जा सकती थी और ना ही सैनिक वहां डेरे डाल सकते थे। मतलब इस ट्रीटी से क्या हुआ था, ऑल देयर फैक्ट्रीज इन इंडिया वर रिटर्न टू द फ्रेंच, लेकिन ना तो वो फोर्टिफाई हो सकते थे, ना उनको वहां पे कैंप डल सकते थे सोल्जर्स के। तो ये बोल रहा है कौन सा विकल्प सही है, बताओ। तो दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है भाई। ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी 1763 में, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुई थी। अब क्या हुआ था, फैक्ट्री जितनी थी वो वापस कर दी थी उनको, और लेकिन वो फोर्टिफाई नहीं हो सकती थी, सिर्फ ये चेंज आ गया था। 16, औरंगजेब के पुत्र आजम को औरंगजेब द्वारा बनाई गई वसीयत के अनुसार कुछ प्रांतों का नियंत्रण दिया गया था, इससे संबंधित सही विकल्प का चयन करें। आजम, ही वाज द सन ऑफ औरंगजेब, ही हैड बीन गिवन कंट्रोल ऑफ सम प्रोविंसेस। तो कौन सी प्रोविंसेस थी, आगरा, डेक्कन, मालवा, गुजरात, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये सारी ही थी। अब औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में, ठीक है। तो अहमदनगर में उस टाइम पे उसके 3 बेटे थे, मुअज्जम, आजम और कमबख्श। अब क्या होता है, जो डिवीजन होता है किंगडम का, मोहम्मद आजम को मिला आगरा, डेक्कन, मालवा और गुजरात। अब एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ जजाऊ, जून 1707 में ही। इसमें क्या होता है, बहादुर शाह डिफीट कर देता है और मार देता है मोहम्मद आजम को, और 2 बेटे आजम के इसी में मर जाते हैं। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो दी मैंने आपको, बाकी इंपॉर्टेंट इसमें यही है, ठीक है। 17, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन हैं ये, तो आपको बताना है। ये देख लो, असर्शन, बहादुर शाह के 4 पुत्रों में से जहांदर शाह ने उत्तराधिकार का युद्ध जीता था। तो आउट ऑफ 4 सन्स ऑफ बहादुर शाह, जहांदर शाह हैड वन द वॉर ऑफ सक्सेशन। और कारण, जहांदर शाह 4 भाइयों में सबसे बलवान और बहुत ही कुशल शासक था, बिकॉज जहांदर शाह वाज द मोस्ट पावरफुल एंड वेरी एफिशिएंट रूलर। तो आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा ए। जो ए है, ये बहादुर शाह के 4 बेटे थे, वो बात ठीक है, लेकिन दूसरी बात गलत है। क्यों, बहादुर शाह के 4 बेटे थे, जहांदर शाह, आजिमुशान, रफीशान और जहान शाह। अब क्या था, इनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें से उसका एक काबिल बेटा जहांदर शाह विजयी रहा, क्योंकि उस समय जो शक्तिशाली सामंत था, फ्यूडिटरी था एक, जुल्फिकार खान, ठीक है। इस जुल्फिकार खान का जहांदर शाह को सपोर्ट था, इसलिए नहीं कि वो बहुत ही कुशल शासक था, इसका सपोर्ट था, इसलिए ये वॉर ऑफ सक्सेशन वो जीत गया था। और आगे चलेंगे अब। 18, मुगल साम्राज्य के अंत की कानूनी घोषणा से पहले मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से कौन शासन कर रहा था। मतलब जब मुगल एम्पायर खत्म होने वाला था, उससे पहले लास्ट कौन था, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय सेकंड, शाहजहां सेकंड, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताओ। तो इसका आंसर है बी, बहादुर शाह सेकंड। अब बहादुर शाह सेकंड जो था वो 1837 से 1857 तक था, ठीक है। ये अंतिम मुगल बादशाह था, जफर था इनका नाम, पता है ना आपको, जफर, ZAFAR। और इनको प्रिजनर बना लिया था 1857 के रिवोल्ट के बाद। लीगली मुगल एम्पायर तो एंड हो गई थी जब क्वीन विक्टोरिया का डिक्लेरेशन आ गया था, कब, 1858 में क्राउन रूल आ गया था ना, पढ़ा है पॉलिटी में, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है। और उसके बाद इनको रंगून भेज दिया था, जहां पे इनकी 1862 में डेथ हो जाती है, ठीक है। चलो 19, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में यह लिखा गया था कि मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण सैन्य अक्षमता थी। In which of the following book it had been written कि जो मेन रीजन है for the decline of Mughal Empire, it was military inefficiency, the army of Indian Mughals, fall of the Mughal Empire, partisan politics at the Mughal court। बताइए। तो ये लिखा था द आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स में, द आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स में। ये किसकी बुक थी, विलियम इरविन, विलियम इरविन, ठीक है, इनकी बुक थी ये। इसमें लिखा था कि आर्मी ऑफ द मुगल एम्पायर, मतलब आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स में, कि जो मेन रीजन था वो ये था कि मिलिट्री इनकी अच्छी नहीं थी, इसलिए इनका पतन हो गया। 20, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें सवाई जयसिंह के बारे में। गलत, इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग सवाई जयसिंह। इसने सवाई की पदवी मुगल शासक हुमायूं ने दी थी, जो टाइटल मिला था इनको सवाई का, ये मुगल रूलर हुमायूं ने दिया था। इसने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की थी, ही फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर इन 1727। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में बिल्कुल सही और आधुनिक उपकरणों के सुसज्जित पर्यवेक्षण शालाएं बनाई थी, ऑब्जर्वेशन स्कूल या फिर ऑब्जर्वेटरीज। कहां पे, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में। इसने जिज मोहम्मद शाही एक नामक एक सारणी की स्थापना की थी, एस्टैब्लिश सेट ऑफ टाइम टेबल कॉल्ड जिज मोहम्मद शाही। बताइए, गलत बोल रहा है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। इनको सवाई की जो पदवी थी वो मुगल शासक हुमायूं ने नहीं दी थी, वो फरूख शियार ने दी थी, ठीक है।
नॉट हुमायूं। और इन्होंने सिटी फाउंड किया जयपुर का, और ये काफी बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, खगोल शास्त्री थे, पता होगा आपको। और इन्होंने कहाँ कहाँ स्टैब्लिश की थी, ये जगहें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से प्रिपेयर कीजिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ये। 21 निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। फेवरेट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल, जवाहर सिंह। अब इसमें इंग्लिश हिंदी तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, करो अरेंज। क्या हो जाएगा? बी। कैसे? मतलब कि अरेंज्ड ही हैं। चूड़ामन देख लो, सबसे पहले तो 1690 से 1721। नोट्स बना लो ऐसे क्वेश्चंस के, क्योंकि याद नहीं रहते हैं ये 1721 से 1756 56। सूरजमल 56 से 63, और आपके 1764 से 68 तक जवाहर सिंह। ठीक है, याद रखना। 22 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट मैच्ड करेक्टली। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक भी अंगद को माना जाता है, कंसिडर्ड इन्वेंटर ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरु रामदास, इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया था, पहले इस नगर का नाम रामदासपुर था। की एस्टैब्लिश्ड सिटी नेम्ड अमृतसर, अर्लियर रामदासपुर। गुरु अर्जुन देव 1595 में व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया था, सिटी नेम्ड गोविंदपुर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ब्यास। गुरु हर राय, इन्होंने कश्मीर के कीतरपुर नामक नगर बसाया था, कीतरपुर इन कश्मीर। बताइए कौन सा गलत पूछ रहा है? क्या हो जाएगा आंसर? ये डी हो जाएगा आंसर। देखिए ये सब बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं, लेकिन जो कीतरपुर बसाया था वो गुरु हर राय ने नहीं बसाया था, हर गोबिंद ने बसाया था। ठीक है, और बाकी बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। गुरु अंगद 1539 से 1552 इनका टाइम माना जाता है, 1539 से 1552। और आपका गुरु रामदास 15, यहां पे लिख देती हूँ, 74 से 1581 तक। गुरु अर्जुन देव जो थे वो 1581 से कब तक? 1606 तक। ये थोड़ा ईयर्स वगैरह भी देखते रहना। और गुरु हरगोबिंद, इनको देख लीजिए आप, इनका हो जाएगा इधर 1606 से 1645 तक। चलिए 23 गलत विकल्प का चयन करें, गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, 10th एंड द लास्ट गुरु। गोविंद सिंह को सोलन के शासक मेदिनी प्रकाश ने अपने आमंत्रित किया था। ही वाज इनवाइटेड बाय द रूलर ऑफ सोलन, मेदिनी प्रकाश। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने पावटा में की थी। ही कंपोज्ड अ बुक कॉल्ड कृष्ण अवतार। इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है, ऑटोबायोग्राफीज विचित्र नाटक। गलत विकल्प का चयन करना है आपको, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए आपको मैं टाइम तो बता ही चुकी हूं ऊपर, 16। अगर आप ये देखें, हाँ, अब इन्होंने क्या किया था, ही वॉज द 10th एंड द लास्ट गुरु, ठीक बात है ये। गोविंद सिंह जो थे ये ही वॉज इन्वाइटेड बाय द रूलर ऑफ सिरमौर। ये सिरमौर के रूलर थे, सोलन के नहीं थे, सिरमौर के थे। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, सिरमौर के थे ना कि सोलन के, इसको काट लो। बाकी बातें एकदम ठीक लिखी है इनके बारे में। भाई इन्होंने जो है ये इनको बहुत पसंद आया था, जो हिली रीजन था, इन्होंने जगह बसाई पावटा हिमाचल प्रदेश में, और वहां पे इन्होंने कृष्ण अवतार बुक भी लिखी थी। 24 खिदराना के युद्ध, बैटल ऑफ खिदराना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इज और आर सही है, इज और आर करेक्ट। चलो पहला देख लो, यह युद्ध 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। बैटल वाज फॉट बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड मुगल आर्मी इन 1705। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने जीत हासिल की थी। इस युद्ध को जीतने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को फिर से संकलित किया था, मतलब आफ्टर विनिंग दिस बैटल ही रिकम्पाइल्ड द आदि ग्रंथ। आपको बताना है कौन सा सही है। तो दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। बैटल ऑफ खिदराना पहले तो याद रखना 1705, और इसमें क्या हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी जीत गए थे और मुगल सेना वापस लौट गई थी। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को फिर से कंपाइल किया था, इसलिए इसे दसम पातशाह का ग्रंथ भी कहा जाता है, ग्रंथ ऑफ दसम पातशाह। याद रखना आदि ग्रंथ, क्योंकि 10th गुरु का ग्रंथ हो गया एक तरह से। 25 निम्नलिखित में से कौन सा शहर कभी भी सिख साम्राज्य का सूबा नहीं था? विच ऑफ द सिटी हैज नेवर बीन द सूबा ऑफ द सिख किंगडम? लाहौर, मुल्तान, पेशावर या इनमें से कोई नहीं? ये तो बता ही दोगे, इनमें से कोई नहीं। ये सभी थे ना, सिख किंगडम प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी, जिनको क्या कहते थे? सूबा। कौन कौन से थे? 4 सूबास थे, बताओ जरा। लाहौर, मुल्तान और आपका पेशावर और कश्मीर। तो ये चारों यहां पे याद हो गए। 26 चिन किलिच खान
के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। चिनकुलिच खान के टाइम की बातें हैं, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करनी है। दक्षिण का सूबेदार नियुक्त होना, अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ साउथ, दिल्ली वापस बुलाया गया तथा वजीर के पद पर नियुक्त, वाज कॉल्ड बैक टू दिल्ली एंड अपॉइंटेड वजीर। सुकरखेड़ा के युद्ध में इसने मुबारस खां को पराजित किया था। ही डिफीटेड मुबारस खान इन द बैटल ऑफ सुकरखेड़ा या शक्करखेड़ा। और हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया, मेड हैदराबाद हिज कैपिटल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देख लीजिए कब कब ये काम हुए थे। 1720 में ये जो है चिंकुलिच खान, इनको सूबेदार बनाया गया साउथ का। फिर इनको दिल्ली कब बुलाया गया? 1772 में, और वहां पर इनको वजीर बना दिया गया। फिर शक्करखेड़ा का युद्ध होता है 1724 में, ठीक है, ये 1722 है, 1722। फिर 24 में इनको वापस बुला लिया गया, और फिर एक साल बाद 1725 में इन्होंने हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। 27 निम्नलिखित में से किस मिसल का अमृतसर, लाहौर और पश्चिमी पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार था? विच ऑफ द फॉलोइंग मिसल हैड अथॉरिटी ओवर अमृतसर, लाहौर एंड सम एरियाज ऑफ वेस्टर्न पंजाब? अहलूवालिया, भंगी, कन्हैया, सुकरचकिया। बताइए। मिसल में डिवाइडेड थे ना, स्मॉल 6 स्टेट स्टैब्लिश हुई थी पंजाब में जिनको मिसल बोलते थे, तो ये उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये थी भंगी मिसल, सबसे पावरफुल मिसल थी, और 1763 से कब तक? 1773 तक ये स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड थी पंजाब, इन्हीं को मिसल बोलते थे, और इसकी अथॉरिटी थी अमृतसर, लाहौर और कुछ एरियाज जो थे वेस्टर्न पंजाब के, तो मोस्ट पावरफुल। रंजीत सिंह कौन से मिसल के थे? सुकरचकिया मिसल के। चकिए। 28 अमृतसर की संधि 1809, इनकरेक्ट बताना है, रिलेटेड टू ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। इस संधि पर चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए थे, साइंड बाय चार्ल्स मेटकाफ एंड रंजीत सिंह। सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा के रूप में माना गया था, सतलज रिवर को मतलब बाउंड्री माना गया था। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई थी ताकि रंजीत सिंह अंग्रेजों की तरफ हमला ना कर सके। एन इंग्लिश आर्मी वाज केप्ट इन लुधियाना। सतलुज नदी के पश्चिम के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए थे। द किंगडम्स वेस्ट, इस तरफ जो थे सतलुज के, दे वर पास टू द ब्रिटिश। बताइए। तो डी हो जाएगा ना, सतलुज के ईस्ट वाले गए थे ना कि वेस्ट वाले, ठीक है, ईस्ट वाले गए थे, बस इतना ध्यान रखना। पूर्व वाले। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर की डेट अप्रैल 25, 1809, और साइन कौन कौन से किया था? चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह ने। और बस बाकी इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने लिखी हैं, देख सकते हैं आप। 29 दोस्त मोहम्मद खान ने सत्ता हथियाने के लिए लॉर्ड ऑकलैंड, रंजीत सिंह और शाह सूजा के बीच त्रिपक्षीय संधि कब हुई थी? ट्रिपटाइट ट्रीटी हुई थी किस किस के बीच में? लॉर्ड ऑकलैंड, रंजीत सिंह और शाह सूजा के बीच में, जिससे कि दोस्त मोहम्मद खान से पावर ले ली जाए, मतलब उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाए। तो ईयर पूछ रहा है आपसे, बताइए। तो 1838 हो जाएगा ईयर, बस यही इंपॉर्टेंट है। 30 1846 में हस्ताक्षरित लाहौर की संधि के तहत युद्ध की सजा के रूप में सिखों को कितना पैसा देना था? हाउ मच मनी हैड द सिख्स टू पे एज द पनिशमेंट फॉर द वॉर अंडर द ट्रीटी ऑफ लाहौर? पहले तो देख लो 1846 में लाहौर हुई थी। 1 करोड़, 1.5, 2, 2.5, बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1.5 करोड़ रुपए। अब देखो क्या हुआ था, सिखों को 1.5 करोड़ रुपए देने थे युद्ध के दंड के रूप में, जिसमें से उन्होंने 50 लाख तो अपने कोष से दिए थे, मतलब कि अपनी ट्रेजरी से दिए थे, और उसके बाद बाकी के बदले व्यास और सिंध नदी के बीच के पहाड़ी क्षेत्र जिसमें कश्मीर था, हजारा था, ये सब दे दिया था। मतलब 50 लाख तो वो दे पाए थे, बाकी उन्होंने ये जगहें दे दी थी उनको, तो टोटल इतनी पेनल्टी थी उनके ऊपर। 31 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से संबंधित नहीं है? ये जो चीजें लिखी हुई हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू द रेन ऑफ गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। रेगुलेशन एक्ट, पिट्स एक्ट, रोहिला वॉर, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। बताओ। तो भाई ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम का था? कॉर्नवालिस, है ना, 1793, याद है? 1773 तो इसी क्या बोलते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम का था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और रोहिला कब हुआ? 1774, और ये 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखना। बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध रखने के लिए इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल was impeached in England for having controversial relationship with राजा चैत सिंह ऑफ बनारस? बताइए। सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉर्ज बार्लो, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से कोई नहीं। कौन थे वो बताइए? यही थे महानुभाव वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए 33
निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। लॉर्ड ऑकलैंड, पहला अफगान वॉर। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, पहला आंग्ल सिख युद्ध या फिर एंग्लो सिख वॉर। लॉर्ड एमहर्स्ट, प्रथम बर्मी युद्ध, फर्स्ट बर्मीज वॉर। लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा मराठा युद्ध, थर्ड मराठा वॉर। ये इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, याद करना है। बताइए, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्यों? देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर बात करें हम, तो ये जो तीसरा मराठा वॉर था, ये किसके टाइम पे था? ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। तो इसके थोड़े से देखिए ईयर्स वगैरह आपको टैबुलर फॉर्मेट में याद करने पड़ेंगे। वैसे तो हमारे लिस्टिंग वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, जल्दी मिल जाएगा आपको लिस्टिंग वीडियो भी, तो उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी एक बार आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें लॉर्ड ऑकलैंड की, तो 1836 से 42 था इनका, और ये जो युद्ध हुआ ये कब हुआ? 1838 से 42 में। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो 44 से 48 थे, 1844 से 48। और पहला एंग्लो सिख वॉर कब हुआ? 1845 से 46 के बीच में। एमहर्स्ट 1823 से 28, पहला बर्मी युद्ध, थोड़ा पहले होगा ये, 1823 से 28, और ये कब हुआ? 24 से 26 में। और ये हेस्टिंग्स का टाइम था 1813 से 1823, और थर्ड मराठा वॉर हुआ था 1817 से 19 के बीच में। इतनी बातें याद रखनी है, बाकी थोड़ा फैक्चुअल है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34th क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ये इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार जो बनी थी 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त तक, उसके बारे में है, और कौन किस पोर्टफोलियो में था, इस रिलेटेड ये सवाल है। तो बलदेव सिंह डिफेंस, रक्षा, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे, सी राजगोपालाचारी शिक्षा एजुकेशन, और राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य एग्रीकल्चर एंड फूड। तो आपको बताना है गलत कौन सा है इसमें से। तो आपका गलत हो जाएगा सेकंड। क्यों? डॉक्टर जॉन मथाई जो थे वो फाइनेंस में थे, ठीक है, ना कि रेलवे में। और रेलवे में थे असफ अली। राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है। चलिए 35th। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष बोस ने एच.सी. चटर्जी, एम.ए. अय्यर, लक्ष्मी स्वामीनाथन आदि के साथ किस स्थान पर स्वतंत्र भारत के लिए अंतिम इंटरिम गवर्नमेंट का सरकार का गठन किया था? अक्टूबर 21, 1943 प्रोविजनल गवर्नमेंट, अनंतिम सरकार, फ्री इंडिया गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया, और किसके साथ मिलकर किया था ये पूछ रहा है, बताइए। सिंगापुर में। देखिए, अक्टूबर 21, 1943 को इन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी, तो उसमें एच.सी. चैटर्जी जो थे इनके पास फाइनेंस का पोर्टफोलियो था, और एम.ए. अय्यर जो थे इनके पास था ब्रॉडकास्टिंग का, लक्ष्मी स्वामीनाथन के पास था विमेन डिपार्टमेंट। और इन्होंने फेमस स्लोगन जो दिया था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये इन्होंने मलाया में दिया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 36। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया था? कौन से सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द यूज ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन चाइना, ईरान एंड मेसोपोटामिया हैड बीन पास्ड? बताइए। 1920 नागपुर, 22 गया, 24 बेलगाम, 27 मद्रास सेशन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका सेशन हो जाएगा मद्रास सेशन में। प्रेसिडेंट थे M.A. अंसारी, और इन्होंने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था साइमन कमीशन से रिलेटेड, इसी में, प्लस पूर्ण स्वराज इसी में। तो ये आपको 3 बातें याद रखनी है। 37। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? स्वतंत्रता के पूर्व के अंतिम अधिवेशन, रिगार्डिंग द लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। यह सत्र मेरठ में आयोजित किया गया था, दिस सेशन वाज हेल्ड इन मेरठ। यह अधिवेशन 1946 में आयोजित किया गया था। इस सत्र की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल ठीक बातें हैं सारी। तो लास्ट सेशन इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट कवर की गई हैं। बाकी फॉलो करते रहिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। हिस्ट्री का लिस्टिंग वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके अंदर सब कुछ टैबुलर फॉर्मेट में दिया जाएगा। चलिए 38। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, भीमरावजी अंबेडकर, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बुक्स हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वीर सावरकर। आंसर प्लीज। अच्छा, आपको लॉजिकली नहीं लग रहा कि सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका भीमराव अंबेडकर क्यों लिखेंगे ऐसी किताब? मतलब बेसिक अगर आपने पता है तो ये गांधी जी की बुक है, बाकी एकदम सही है, पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट है, बुक्स के नाम आते रहते हैं, बार बार पूछी गई किताबें खासकर बहुत पूछी जाती हैं। 39। वर्ष 1831 में हुए कोल विद्रोह में से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैड बीन अफेक्टेड बाय द कोल म्यूटिनी 1831 में जो हुई थी? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूमि। आंसर सभी हुए थे, बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं सारे।
तो कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में। और बुधो भगत, याद है आपको? बुधो भगत इसमें इंपॉर्टेंट एक लीडर थे। मैंने एक वीडियो बनाया था एक्चुअली बिहार पीसीएस के लिए, उसमें भी मैंने आपको एक बात बताई थी, और अभी भी मैं आपको एक चीज बता देती हूं कि जो ऐसे वाले ये रिबेलियंस हैं, इसमें एक तो लीडर का नाम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, दूसरा जगह इंपॉर्टेंट होती हैं, लीडर, प्लेस और ईयर, LPY। तो ये बस ध्यान रखना आप, तो ये वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। 40 1766 और 95 में 2 बार हुए चुआर विद्रोह, चुआर अपराइजिंग्स विच टुक प्लेस 2 times। जनरली क्वेश्चन आएगा, देखो मेन लीडर्स पूछ रहा है, बताओ कौन कौन से थे? श्यामगंजन, दुर्जन सिंह, माधव सिंह, बिरसा मुंडा, कौन कौन थे इसमें लीडर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा B 1, 2 और 3। देखो बिरसा मुंडा संथल रिबेलियन वाले हैं, याद रहेगा। और आपका चुआर अपराइजिंग 1766 से 72 में हुई, फिर 1795 में हुई 1816 में, मिडनापुर बंगाल में जगह है वहां पे, और लीडर्स थे श्यामगंजन, दुर्जन सिंह और माधव सिंह। बिरसा मुंडा इंपॉर्टेंट है पर ये इससे रिलेटेड नहीं थे। 41 चंगामा घाट और त्रिनोमुली की लड़ाई में जोसेफ स्मिथ ने नई मित्र शक्तियां हैदर अली और निजाम को कब हराया था? व्हेन हैड द जोसेफ स्मिथ डिफीटेड द न्यू एलाइड पावर्स हैदर अली एंड निजाम इन द बैटल्स ऑफ चंगामा घाट एंड त्रिनोमुली? बताओ। अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है थोड़ा, पर पता होना चाहिए। सितंबर 1767 में बैटल्स हुए थे ये, इसमें इन्होंने इनको हराया था, याद रखिएगा। 42 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। नारकिल बेरिया विद्रोह से संबंधित, रिलेटेड टू नारकिल बेरिया अपराइजिंग, इनकरेक्ट। 1831 में हुआ था। 24 परगना पश्चिम बंगाल में हुआ था। टीटू मीर ने हिंदू जमींदारों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुस्लिम काश्तकारों को प्रेरित किया, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ। टीटू मीर इंस्पायर्ड द मुस्लिम टेनेंट्स इन वेस्ट बंगाल अगेंस्ट हुम? हिंदू लैंडलॉर्ड्स, व्हिच लेड टू दिस अपराइजिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं? गलत पूछ रहा है। ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है और आपको याद भी रखनी है, और ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। आप इसमें ये याद रखेंगे कि ये 1831 में, पहले तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना आपको, सब लीडर्स, बस 3 पे ही सवाल आएगा, उठा लीजिए कोई भी आप क्वेश्चन। वर्ष 1847 से पूर्व के नागरिक विद्रोह जो 1781 में उत्तर प्रदेश राज्य के 3 जिलों में हुए थे, वो कौन सा जिला था जो उन 3 जिलों में से नहीं था? सिविल अपराइजिंग्स जो 1857 से हुई थी इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग दोस 3 डिस्ट्रिक्ट्स? बताइए। बी मऊ नहीं था। सिविल अपराइजिंग्स हुई पहले कहां हुई? गोरखपुर, बस्ती, बहराइच में। गोरखपुर, बस्ती, बहराइच इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। मऊ में नहीं हुई थी। चलिए 44 कालानुक्रम में व्यवस्थित करो, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द कैलकाटा गैजेट, द कैलकाटा क्रॉनिकल, द मद्रास कुरियर। क्या है ये? न्यूज़पेपर्स हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और न्यूज़पेपर। ईयर अभी बता दूंगी मैं आपको, पहले आप मतलब आपको ईयर पता है तो आप अरेंज कर देंगे। तो 44 का क्या हो जाएगा? बी 1, 3 एंड 2। देखिए कैलकाटा गैजेट तो आपको पता होगा, 1784, जल्दी जल्दी बोलो। कैलकाटा क्रॉनिकल 1786 और मद्रास कुरियर 1785। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 45 निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया था। पोर्चुगीज कैप्चर्ड मलक्का लोकेटेड इन द आइलैंड ऑफ मलाया। अल्फोंसो डी अल्बर्कीक को वाइसरॉय बनाया था। अल्फोंसो डी अल्बर्कीक वाज मेड द वाइसरॉय। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया था, फर्स्ट फोर्ट इन कोचिन। पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया था। पोर्चुगीज मेड गोवा द कैपिटल ऑफ देयर इंडियन स्टेट। आपको अरेंज करना है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी 3, 2, 1 एंड 4। देख लीजिए, ईयर देख लेते हैं सबके इंपॉर्टेंट। अब मलक्का को जो कैप्चर किया था, कब किया था? 1511 में, 1511। अल्फोंसो डी अल्बर्की को कब गवर्नर बनाया, वाइसरॉय बनाया मतलब? 1509 में। और ये जो था फर्स्ट फोर्ट कोचीन में कब बनाया? 1503 में। और गोवा को 1530 में, एंड में एकदम। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट देखो डेट्स तो याद करनी पड़ेंगी। हिस्ट्री इज एक्चुअली अबाउट डेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? नॉट करेक्ट। मोहम्मद रजा खान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सिविल कार्य के लिए बंगाल में उप दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था। मोहम्मद रजा खान वाज अपॉइंटेड द डेप्यूटी दीवान इन बंगाल। राजा सिताब रॉय को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बिहार में सिविल कार्य के लिए उप दीवान बनाया गया था। राजा सिताब रॉय वाज अपॉइंटेड एज डेप्यूटी दीवान इन बिहार। राय दुर्लभ को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिविल कार्य के लिए उड़ीसा में बनाया उप दीवान। डेप्यूटी दीवान कहां बनाया? उड़ीसा में। या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा डी। सारी बातें बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मोहम्मद सही नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद रजा खान को डेप्यूटी बनाया था बंगाल का,
और राजा सिताब राय को बनाया था कहाँ का? बिहार का। और राजा दुर्लभ को बनाया था क्या बोलते हैं? उड़ीसा का। बस, मतलब गलत इनमें से कोई नहीं है, सारी बातें ठीक है। 47 बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से कौन एक संधि के माध्यम से मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए का वार्षिक चौथ देने के लिए सहमत हुआ था? इनमें से कौन सा नवाब हु अमंग द फॉलोइंग नवाब्स ऑफ बंगाल हैड अग्रीड टू गिव उड़ीसा प्रोविंस टू द मराठास एंड एन एनुअल चौथ ऑफ 12? चौथ और सरदेशमुखी मराठाओं के क्या होते थे? टैक्सेस होते थे। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? तो क्या हो जाएगा आंसर? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान जो था वो नवाब बना कब? 1740 में। ठीक है। ट्रीटी करी इन्होंने मराठा सरदार रघु जी के साथ कब? 1751 में। इसी में इसने बोला कि मैं उड़ीसा आपको दूंगा और एनुअल चौथ दूंगा 12 लाख रुपए की। ठीक है, चलो 48 अर्धशतक की तरफ बढ़ते हुए, पहला अखिल हिंदी समाचार पत्र उद्दंता मार्तंड किस शहर से जुगल किशोर शुक्ल द्वारा वर्ष 1826 में प्रकाशित किया गया था? फर्स्ट ऑल हिंदी न्यूज़पेपर। पहले तो फर्स्ट ऑल हिंदी न्यूज़पेपर क्या है ये है। और किसने किया पब्लिश? जुगल किशोर शुक्ल ने। किस ईयर में किया? 1826 में। अब बस प्लेस है वो पूछ लिया आपसे, बताओ। कैलकटा। बस, बाकी सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऐसे आपकी बहुत सारी चीजें प्रिपेयर हो जाती हैं एक चीज से। 49 बर्मा की सरकार ने यांडबू की संधि के अंतर्गत किस क्षेत्र पर अपना अधिकार नहीं छोड़ा था? द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा हैड नॉट गिवन अप इट्स अथॉरिटी ओवर विच एरिया अंडर द ट्रीटी ऑफ यांडबू? बताइए। मणिपुर, असम, जयंतिया या कछार? आंसर हो जाएगा ए, मणिपुर पे नहीं छोड़ा था। बर्मा का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1824, 26 में। इस संधि के दो प्रावधान थे, क्या? इसमें बातें दो बोली गई। अच्छा, ट्रीटी ऑफ यांडबू हुई कब? देख लो, फेब 24, 1826। ठीक है। क्या प्रोविजंस थे? मणिपुर की इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट कर लो। बर्मा ने अपनी अथॉरिटी दे दी थी कि ले जाओ इनको, असम को, जयंतिया को और कछार को। तो इसको नहीं, इसकी इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट कर लिया था। स्वतंत्रता स्वीकार करी गई और इन क्षेत्रों ने बर्मा से अपना अधिकार छोड़ दिया था, इन तीनों से। इससे नहीं छोड़ा था। पर चलिए 50 भारत सरकार ने राधाकृष्ण आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करते हुए किस वर्ष में एक स्वायत्त निकाय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी? इंप्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ राधाकृष्ण कमीशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन विच ईयर एज एन ऑटोनॉमस बॉडी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब बना भाई यूजीसी ऑटोनॉमस बॉडी? पता होना चाहिए, बताइए। 1953 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हाफ वे आ गए हैं हम। 51वां क्वेश्चन, शगुन वाला क्वेश्चन है ये। 1773 में हस्ताक्षरित बनारस की संधि के माध्यम से इलाहाबाद और कड़ा के जिलों को नवाब को कितने लाख रुपए में बेचा गया था? द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इलाहाबाद एंड करा वर सोल्ड टू द नवाब फॉर हाउ मेनी लाख रुपीस थ्रू द ट्रीटी ऑफ बनारस साइंड इन 1773? बताइए। आंसर हो जाएगा 50 लाख रुपए। सोचिए कितने होते हैं 50 लाख रुपए, बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो संधि थी ये अवध के नवाब किस में हुई थी? सुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच में। ठीक है, 1773 में। और इसी में क्या हुआ था, जो डिस्ट्रिक्ट्स थी इलाहाबाद और कड़ा की, इनको नवाब को बेच दिया गया था। इसके अलावा नवाब ने प्रॉमिस लिया था कि कंपनी हेल्प करेगी उनको अगेंस्ट रोहिलास, और इसके लिए नवाब को अलग से 40 लाख रुपए और देने थे रोहिलास के प्रोटेक्शन से। देखिए जरा। 52 1775 में हस्ताक्षरित फैजाबाद की संधि द्वारा किस क्षेत्र पर ब्रिटिश वर्चस्व को स्वीकार किया गया था? बाय द ट्रीटी ऑफ फैजाबाद साइंड इन 1775 द ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर विच रीजन हैड बीन एक्सेप्टेड? बंगाल, बनारस, उड़ीसा, कलकत्ता? बनारस। देखिए, इस संधि के द्वारा बनारस पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, इस ट्रीटी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने गारंटी ली थी सिक्योरिटी की, जो प्रॉपर्टी थी बेगम्स की अवध में, उनकी। ठीक है, और बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने ऑर्डर किया था जॉन मिडल्टन को कि आप पैसे कलेक्ट करो बेगम से, इसके अलावा भी। तो ये अपनी बात तो कुछ रखते नहीं थे, सबको पता है। लेकिन जो ब्रिटिश वर्चस्व स्वीकार किया था वो बनारस ने किया था। ठीक है, फैजाबाद की ट्रीटी से। 53 अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब के शासनकाल के दौरान लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नवाब लॉर्ड डलहौजी हैड एनेक्स्ड ओथ to British Empire by accusing him of misgovernance on the basis of report of Outram in 1854? वाजिद अली शाह, सादत अली खान, वजीर अली खान, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ। तो वाजिद अली शाह होगा सही आंसर। देखो 1847 से 1846 ये वाजिद अली शाह। अब अगर हम बात करें तो आप यहां पे देखोगे अगर, तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये लास्ट नवाब था अवध का। लॉर्ड डलहौजी ने औध को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया।
ठीक है। और वाजिद अली शाह जो था इसको हाउस अरेस्ट में डाल दिया था इसके बाद। तो ये वाली चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 54 अंग्रेजों ने अपनी पहली ब्रिटिश फैक्ट्री बंगाल के हुगली में 1651 में किस शासक की अनुमति से बनाई थी? ब्रिटिश हैड बिल्ट देयर फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री एट हुगली इन बंगाल इन 1651 विद द परमिशन ऑफ विच रूलर? शाहजहां, शाह सूजा, सफदरजंग या फिर इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट है ये सवाल बहुत। बताओ। शाह शुजा क्या आंसर हो जाएगा? विद द परमिशन ऑफ शाह शुजा, बी हो जाएगा आंसर। तो ब्रिटिशर्स ने पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कब बनाई थी? भाई बंगाल उस टाइम पे बहुत फर्टाइल था, ठीक है, और बहुत प्रॉस्परस था, तो वहां पे पहली फैक्ट्री बनाई हुगली में 1651 में शाह सूजा की परमिशन से। यही लोग थे पागल जिनकी वजह सारी प्रॉब्लम हुई। 1698 में सूबेदार अजीम उशान के किन क्षेत्रों की जमींदारी ब्रिटिश कंपनी को दे दी गई थी? 1698 सूबेदार अजीम उशान हैड गिवन द जमींदारी ऑफ विच रीजन्स टू ब्रिटिश? सुल्तानती, कालिकता, गोविंदपुर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछी जाती है ये चीजें, लेकिन ऐसे अलग से क्वेश्चन की फॉर्म में आपको कम ही जगह मिलेगा। तो बता दीजिए जरा। सब 1, 2 और 3 ये बड़े फेमस है तीनों गांव, तो याद रखना आप इनको, ठीक है। 1698 में जो सूबेदार था अजीम उशान, उसने जमींदारी दे दी थी सुल्तानती, कालिकता और गोविंदपुर की ब्रिटिश कंपनी को। यहीं से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। 56 इलाहाबाद की दूसरी संधि 1670-65, एक अभी ऊपर देखी, एक ही आ गई, के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। दिस ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। कंपनी को अवध से 50 लाख रुपए और चुनार का किला प्राप्त हुआ था, 50 लाख रुपीज एंड फोर्ट ऑफ चुनार फ्रॉम अवध। वाराणसी और आगरा के क्षेत्र में राजा बलवंत सिंह को अंग्रेजों के संरक्षण में अधिकार दिया गया था। इन द एरिया ऑफ वाराणसी एंड आगरा राजा बलवंत सिंह वाज गिवन अथॉरिटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा मिली थी। द कंपनी गॉट द फैसिलिटी ऑफ डूइंग टैक्स फ्री बिजनेस इन अवध। बताइए कौन सा गलत है? 56 का क्या आंसर हो जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा सी। जो वाराणसी गाजीपुर वाले एरियाज थे उसमें राजा बलवंत सिंह को अथॉरिटी मिली थी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश, लेकिन किंग जो है अवध के अंडर में ही माने जाते, ये बोला गया था यहाँ पे, ठीक है। और साइन किस किस के बीच में हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा याद रख लेना बस। बाकी 50 लाख रुपए चुनार और जो प्रोटेक्शन ब्रिटिश की थी वो अलग बात है, लेकिन इसमें ये बोला गया था वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र में, आगरा नहीं गाजीपुर के क्षेत्र में राजा बलवंत सिंह को अंग्रेजों के संरक्षण में अधिकार दिया गया था, लेकिन राजा अवध के ही अधीन माना जाएगा, ठीक है। चलो 57 भातवाड़ी की लड़ाई, बैटल ऑफ भातवाड़ी 1624 में हुई, गलत विकल्प का चयन करना है। एक तो आपका ये तैयार हो गया। यह युद्ध मुगलों और अहमदनगर के बीच हुआ था। द वॉर टुक प्लेस बिटवीन मुगल्स एंड अहमदनगर। परवेज महावत खान और बीजापुर की सेनाओं ने मुगलों की तरफ से भाग लिया था। दे पार्टिसिपेटेड ऑन द साइड ऑफ मुगल्स। मलिक अंबर और शाहजी ने अहमदनगर की तरफ से भाग लिया था। मलिक अंबर एंड शाहजी पार्टिसिपेटेड ऑन द साइड ऑफ अहमदनगर। इस युद्ध में मुगल विजयी रहे थे। द मुगल हैड बीन विक्टोरियस इन द वॉर। आपको बताना है क्या है इसका सही जवाब। गलत विकल्प डी। देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें अहमदनगर की सेना जीती थी बेसिकली। ये किस किस के बीच में हुआ था? मुगल्स और अहमदनगर के बीच में। और ये जो थे परवेज खान ये सब, ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। आर्मी जो थी अहमदनगर की वो जीती थी। इसी वॉर में क्या हुआ था, लकुजी माधव जो थे मुगलों की तरफ से थे, जबकि शाहजी अहमदनगर की तरफ से थे, ठीक है, याद रखना। ईयर इंपॉर्टेंट है। 58 शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिलेटेड टू शिवाजी। शिवाजी ने सर्वप्रथम सिंघड़ का किला जीता। शिवाजी फर्स्ट वन द फोर्ट ऑफ सिंघड़। शिवाजी ने जुन्नार का किला जीता, फिर जुन्नार हो गया। शिवाजी ने पुरंदर का किला जीता। शिवाजी ने तोरण और मुरंबरगढ़ के किलों को जीता। तो आपको बताना है, अरेंज करना है, ईयर पता होने चाहिए इसके लिए। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 4, 3 और 2। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ईयर। देख लो अब जरा। पहले तो शिवाजी का आप देख सकते हो 1627 से 80, ठीक है, 80। अब जो सिंघड़ का था सबसे पहले वो 1643 और जुन्नार का हो जाएगा 1656। आपका पुरंदर हो जाएगा 1654 और तोरण और ये जो है मुरंबगढ़ ये हो जाएगा 1646। तो याद रखना थोड़ा सा। 59 निम्नलिखित में से कौन सी विजय शिवाजी की अंतिम विजय थी? विच वॉज द फॉलोइंग विक्ट्री वॉज द लास्ट विक्ट्री ऑफ शिवाजी? कोंडना विजय, जिंजी विजय, बीजापुर विजय या चाकन विजय? बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिंजी विजय, ठीक है। अब सुनो, कर्नाटका अभियान ये लास्ट कैंपेन था शिवाजी का। कर्नाटका अभियान 1676 से 80 तक। येलबर्गा जो कॉन्क्वेस्ट था, येलबर्गा की विजय हो चुकी थी 1677 में और यहां का किलेदार हुसैन खां बिहाड़ा था।
जिंजी जो फोर्ट है वो कॉन्कर हुआ 1678 में, और कैस्टेलियन यहां पे था अब्दुल्ला हबशी। मतलब कि ये जो डिफीट हुई थी ना, ये जो डिफीट किया था शिवाजी ने डिप्लोमेसी से किया था यहाँ पे। तो जो विक्ट्री थी जिंजी की वो लास्ट थी। यहाँ का किलेदार अब्दुल्ला हबशी था। बस इतना याद रखना। मैंने बता दिया कर्नाटका कैंपेन, ये उसका टाइम पीरियड है, उसी दौरान ये सब हुआ था। 60 फरवरी 1689 में संभाजी और कवि कलश को मुगल सेनापति मुकरब खान ने बंदी बना लिया और उसे किस स्थान पर लाया गया था? फरवरी 1689 में संभाजी एंड द पोएट कलश वाज टेकन प्रिजनर बाय मुगल जनरल मुकर्रब खान। तो उनको कहां ले गए थे? संगमेश्वर, कोड़ेगांव, बहादुरगढ़ या पन्हाला? बताइए। उनको लेके गए थे सी, बहादुरगढ़। देखो, औरंगजेब का बेटा अकबर वो संभाजी से मिला नवंबर में 1681 में इन अ विलेज नेम्ड पाली। ठीक है। फरवरी में संभाजी और पोएट कलश को मुगल एम्परर जनरल मुकर्रब खान ने नवादी विलेज, जो कि संगमेश्वर के पास था, वहां पे बंदी बनाया और लेके कहां गए? संगमेश्वर के पास था, लेके गए बहादुरगढ़। फिर 1689 में मार्च में उनको बहादुरगढ़ से लेके गए कोड़ेगांव, और फिर यहां पे संभाजी और कवि कलश को मर्डर किया गया एक्चुअली। लेकिन वो ये बोल रहा है कि लेके कहां गए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। संगमेश्वर के पास ही बहादुरगढ़ लेके गए थे, लेकिन फिर कोड़ेगांव लाके उनकी डेथ, मतलब उनको मारा गया था। तो क्वेश्चन ऐसे आए तो याद रखना, ये सारी ऑप्शंस में रिलेटेड चीजें ही दी हुई हैं। 61 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सालबाई की संधि, ट्रीटी ऑफ सालबाई। माधव नारायण राव को पेशवा के रूप में स्वीकार किया गया। ही वॉज एक्सेप्टेड एज द पेशवा। सालसेट द्वीप और थाना का किला अंग्रेजों को दे दिया गया। सालसेट आइलैंड एंड द फोर्ट ऑफ थाना वाज गिवन टू द ब्रिटिश। सिंधिया को यमुना के पश्चिम की सारी जमीन वापस मिल गई। सिंधिया को दे गॉट बैक ऑल द लैंड वेस्ट ऑफ यमुना। हैदर अली जो इस संधि में शामिल था, वह जमीन छोड़नी पड़ी जो उसे आरकोट के नवाब से जीती थी। हैदर अली जो इन्वॉल्व था इस ट्रीटी में, ही हैड टू गिव अप द लैंड व्हिच ही हैड वन फ्रॉम द नवाब ऑफ आरकोट। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों? ट्रीटी किस किस के बीच में साइन हुई थी? कोर्ट ऑफ पूना और ब्रिटिश के बीच में। कब हुई थी? 1782 में। अब कुछ कंडीशंस थी इस ट्रीटी की। माधव राव को पेशवा बना दिया गया था, और ये जो थे वापस इनको हैदर अली जो इस संधि में शामिल नहीं था, उसको अपना लैंड छोड़ना पड़ा था जो वो नवाब ऑफ आरकोट से जीता था। तो ऐसे भी आपको फंसाया जा सकता है, हु वाज नॉट इन्वॉल्व होगा ये। ठीक है, बाकी चीजें आपको इंपॉर्टेंट बता दी गई हैं। आ गया सरदेशमुखी। मैंने पूछा था, अभी बताया था आपको, व्हाट डज द वर्ड सरदेशमुखी मीन? सरदेशमुखी शब्द का क्या अर्थ है? यह पड़ोसी राज्य से उनकी भू राजस्व का 5% लिया जाता था। इट यूज टू टेक 5%। सेम है बात, 10%, 15% या 20%? बताओ कितना रेवेन्यू लिया जाता था सरदेशमुखी के अंडर? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 10% लिया जाता था। देखो, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन जो था पेशवा के अंडर, इसमें क्या होता था? सोर्सेस के मतलब इनकम होती थी स्टेट की, किससे? सरदेशमुखी से और चौथ से। अभी ऊपर देखा था ना आपने, दो ये टैक्स थे। अब सरदेशमुखी जो था ये तो था 10%, और जो चौथ था ना, ये चौथ से पता चल रहा है ना आपको, 1/4 उनकी इनकम का। बस दोनों बातें याद रखना। एनसीईआरटी तक में नहीं मेंशन्ड है कि कितना दिया जाता था, याद रखना ये चीज। ये टर्म्स बहुत जगह मेंशन्ड होंगी, लेकिन ये कितना कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल आ सकता है। सतर्क रहें और सावधान रहें। ठीक है। 63 मैच द फॉलोइंग। समाचार पत्र और प्रकाशन का स्थान, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, देखो हिंदी इंग्लिश मत करना इसमें, लंदन। वंदे मातरम, बर्लिन। तलवार, पेरिस। फ्री हिंदुस्तान, वैंकूवर। बताओ 63 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देख लो एक बार, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये था आपका लंदन, वंदे मातरम पेरिस, मैच द फॉलोइंग कर लो ऐसे, तलवार बर्लिन, और फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर। अब आप मुझे इनके ना एडिटर्स के नाम बता दो। चलो सारी चीजें मैं ही बताऊं जाऊं आपको तो आप क्या करोगे? एडिटर्स के नाम बता दो इनके फटाफट कमेंट डाउन करके, इन सब न्यूज़पेपर्स के। 64 नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, सेम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है ये, पढ़ लेते हैं। ए, बकाष्ट आंदोलन 1936 में बिहार राज्य में हुआ था। बकाष्ट मूवमेंट टुक प्लेस इन 1936 फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार। कब्जा अधिकारों के संबंध में जमींदारों की नीतियों के विरुद्ध बकाष्ट आंदोलन हुआ था। अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ जमींदार्स रिगार्डिंग ऑक्यूपेंसी राइट्स द बकाष्ट मूवमेंट टुक प्लेस। बताना है आपको क्या है इसका आंसर। 64 का हो जाएगा सी। दोनों सही हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर, यस वो सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। देख लो, अब बकाष्ट मूवमेंट कहाँ हुआ था? 1936 बिहार में। और क्यों हुआ था? जमींदार की पॉलिसीज थी ऑक्यूपेंसी राइट्स के ऊपर। ठीक है, कब्जा अधिकारों पे। बस सही है बात सारी। 65 सेम असर्शन रीजन बहुत आते हैं क्वेश्चन, इनमें गलत करने के चांस ज्यादा होते हैं।
लगता यह है कि ठीक कर रहे हैं पर गलत हो जाता है कई बार। चंपारण सत्याग्रह बिहार से शुरू हुआ था। यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा थोपी गई तिनखटिया व्यवस्था के विरुद्ध 1917 में चंपारण के किसानों द्वारा एक सत्याग्रह शुरू किया गया था। चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार एंड इट वाज अगेंस्ट whom? इट वन अगेंस्ट व्हाट? तिनकंठिया सिस्टम इम्पोज्ड बाय यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है या फिर क्या। इसका आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल ठीक है ना दोनों, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। 1917 बिहार में ही तो हुआ था ये। किसके अगेंस्ट था? तीन काठिया सिस्टम। और इसी के लिए तो राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था गांधी जी को यहाँ पे। यही तो था उनका पहला इंडिया में। 1760 में ब्रिटिश कंपनी को बंगाल के नवाब मीर कासिम से 3 प्रांतों के क्षेत्र से भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार मिला था। उनका बताना है आपको वो कौन से थे 3 प्रोविंसेस। इन 1760 द ब्रिटिश कंपनी हैड गॉट द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द एरियाज ऑफ 3 प्रोविंसेस फ्रॉम मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल सेलेक्ट बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव, मालदा। बताओ क्या हो जाएगा आंसर? ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो क्या क्या? बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। लैंड रेवेन्यू सिस्टम की अगर देखें व्यवस्था तो 1760 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स मिले थे इन सब जगहों की रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। किससे मिले थे? मीर कासिम से मिले थे। ठीक है, चलो 67 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1784 में पारित किए गए पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश कंपनी को बिहार और बंगाल में स्थायी भूमि प्रबंध करने की सलाह दी गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट में जो पास हुआ था 1784 में, द ब्रिटिश कंपनी वाज एडवाइज्ड टू मेक परमानेंट लैंड मैनेजमेंट इन बिहार एंड बंगाल। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और इसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इन 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ही इंप्लीमेंटेड द परमानेंट सेटलमेंट। तो अब आपको बताना है कि कौन सा सही है, बताइए। 67 का आंसर हो जाएगा बी। देखिए क्यों? जो पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ था 1784 में, उसमें बंगाल की बात हुई थी, केवल बिहार की नहीं हुई थी। और 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आए और उन्होंने ही परमानेंट सेटलमेंट इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, याद रहेंगी इतनी बातें। चलो 78 रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में गलत बात चुननी है हमें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रैयतवाड़ी सिस्टम। यह व्यवस्था मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। इट वॉज इंप्लीमेंटेड इन मद्रास, बॉम्बे, ईस्ट बंगाल, असम एंड कुर्ग। ब्रिटिश भारत की 51% भूमि में इस व्यवस्था के अधीन आ गई थी। 57% ऑफ द लैंड ऑफ ब्रिटिश इंडिया केम अंडर दिस सिस्टम। इस प्रकार यह व्यवस्था भारत के अधिकांश भूभाग पर लागू की गई थी। इसी तरीके से सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ था मोस्ट पार्ट में इंडिया के। 1791 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को पहली बार बारामल जिले में अलेक्जेंडर रीड द्वारा लागू किया गया था। फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन बारामल डिस्ट्रिक्ट बाय अलेक्जेंडर रीड। बताइए कौन सा गलत है, ये बताना है हमें। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, 1791 में नहीं 1792 में। बाकी सब बातें एकदम ठीक दी हुई हैं। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। 69 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को असर्शन रीजन सेम, अभिकथन और कारण। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में स्थित खेड़ा के किसानों द्वारा शुरू किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह वो स्टार्टेड बाय द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा लोकेटेड इन गुजरात। खेड़ा सत्याग्रह भू राजस्व में वृद्धि के खिलाफ शुरू किया गया था। इट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट हाइक इन लैंड रेवेन्यू। बताओ क्या होगा आंसर? ए सही है, आर गलत है। क्यों? देखो इसलिए गलत है, जो खेड़ा सत्याग्रह था वो सही बात है, गांधी जी ने लीड किया था 18 में चंपारण के बाद। ये था कि जो फसल खराब हुई थी उसमें भू राजस्व की छूट नहीं मिल रही थी, इसकी अपील कर रहे थे ये लोग। इसमें इसका मतलब नहीं था वृद्धि नहीं हुई थी कुछ भी, वो लोग अपील कर रहे थे। क्रॉप खराब हो गई थी, क्रॉप फेलियर के केस में तो रेमिशन नहीं हो पा रहा था लैंड रेवेन्यू का, इसलिए ये हुआ था। ठीक है, चलो 70 कैवरतास आंदोलन किस शहर में स्टार्ट हुआ था? कैवरतास मूवमेंट स्टार्टेड इन विच सिटी? पुरुलिया, मुर्शिदाबाद, बालासोर या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं। किस में हुआ था? 1897 से जो कैवरतास मूवमेंट था ये स्टार्ट हुआ था। कैवरतास जो बाद में हो गए थे महिष्याज, कैवरतास ने शुरू किया था जो बाद में महिष्याज बन गए थे मिडनापुर से। कहां है भाई मिडनापुर? ये भी बताऊं क्या? ऊपर बता चुकी हूं 2 बार। ठीक है, 71 गलत विकल्प का चयन करें। नारा और संबंधित व्यक्ति, बहुत पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। देश की पूजा ही राम की पूजा है, राजा राम मोहन रॉय। सत्यमेव जयते मदन मोहन मालवीय। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। श्रमेव जयते इंदिरा गांधी। ये इंग्लिश वाले इस तरफ देख सकते हैं। बताइए ए क्यों? देश की पूजा राम की पूजा दिया था मदन लाल ढींगरा ने। ठीक है, रेवोल्यूशनरी थे ये। किससे एसोसिएटेड थे? याद आ रहा है कुछ इनका नाम सुन के? बाकी एकदम ठीक मैच्ड है। ठीक है, 72 फ्लाउड आयोग
के संदर्भ में कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू फ्लाउट कमीशन? 1940 में इसका गठन हुआ, फॉर्म्ड इन 1940। इस आयोग का गठन तेहबगा आंदोलन से प्रेरित था। जो फॉर्मेशन था इस कमीशन का, दैट वाज इंस्पायर्ड बाय तेहबगा मूवमेंट। इस आयोग ने बटाईदारों को 1/3 हिस्सा देने की मांग को उचित ठहराया था। दिस कमीशन हैड जस्टिफाइड द डिमांड ऑफ गिविंग 2/3 शेयर टू द शेयर क्रॉपर्स। बताओ, इसका आंसर हो जाएगा बी। सेकंड और थर्ड ठीक है। क्यों? ये 1938 का है भाई। ऐसे कमीशंस बहुत पूछे जाते हैं जो लेस फेमस होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और 1938 बस, बाकी बात ठीक लिखी है बिल्कुल। 73 मैकालन समिति, मैकलैंग समिति या मैकलागन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये देखो, ये सुने भी नहीं होंगे आपने नाम। 1915 में एक समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता सर एडवर्ड मैकलॉन ने की थी। सर एडवर्ड मैकलॉन वाज द चेयरमैन। इस समिति द्वारा सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश की गई थी। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है ये। बस एक तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखो। अब बताओ इसमें से कौन सा सही है? तीनों बातें एकदम सही हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट बना लो। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत हुआ है और सही हुआ है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, चलो 74 1903 में किस वायसरॉय के शासनकाल के दौरान तिब्बत का पूरी तरह से ब्रिटिश भारत में विलय हो गया था? तिब्बत हैड कंप्लीटली मर्ज इनटू ब्रिटिश इंडिया 1903। किस वायसरॉय के टाइम पे? बताओ। लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा भाई। एक तो ना इन वाले क्वेश्चंस को याद करने का यही तरीका है कि गवर्नर जनरल का तुम्हें टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो अब 1903 यहां पे आ गया तो तुम्हें पता होना चाहिए कर्जन थे उस वक्त। 75 गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल के दौरान वर्ष 1787 में किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल, किर्क पैट्रिक डेलीगेशन को किस राज्य देश में भेजा गया था? बताओ। नेपाल, ईरान, काबुल या फिर सिंधी? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। ऐसे डेलीगेशंस कई बार पूछ लेता है तो याद रखना, ठीक है। 76 नीचे दो कथन दिए गए हैं, असर्शन अभिकथन और उसका कारण बताओ। भारत में पहला जूट कारखाना बंगाल के मिदनापुर के निकट रिश्रा में शुरू किया था। द फर्स्ट जूट फैक्ट्री इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन रिश्रा। इस उद्योग पर पूरी तरह से यूरोपियों का आधिपत्य था, इसलिए इसके विकास की अधिक संभावनाएं थी। दिस इंडस्ट्री वाज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय यूरोपियंस, देयरफॉर इट हैड मोर पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। बताइए। आंसर हो जाएगा बी। ए गलत है पर आर सही है। क्यों? देखो, सबसे पहले 1918 में एक लिमिटेड कंपनी आई थी, बिड़ला ब्रदर्स। तो 1919 में स्टार्ट हुआ था। ये फर्स्ट जूट फैक्ट्री जो स्टार्ट हुई थी वो 1855 में स्टार्ट हुई थी रिश्रा में, ठीक है। तो रिश्रा जो था कहां था? सिरमपुर के पास, ठीक है। मिदनापुर के पास नहीं था, सिरमपुर के पास था। और अगर हम बात करें तो ये जो इंडस्ट्री थी ये यूरोपियंस के हाथ में थी पूरी तरीके से। तो अब क्या था, जूट अवेलेबल जो बंगाल का था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और पहली बार जो बिरला ब्रदर्स ने स्टैब्लिश करी कंपनी वो करी थी 1918 में, और बिरला जूट कंपनी कब बनी थी? 1919 में। तो ये दो बातें और इससे रिलेटेड ध्यान रखना। 77 निम्नलिखित में से कौन भारत के औद्योगिकरण के पहले ऐसे उद्घोषक थे जिन्होंने लोगों से देश में उद्योगों को स्थापित करने का आह्वान किया था? Who among the following was the first such announcer of industrialization of India who had called upon the people to establish industries in the country? काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग, महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह मेहता या दादा भाई नौरोजी? बताओ। महादेव गोविंद रानडे। देखो, 19वीं शताब्दी में जो उत्तरार्ध में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई उसका श्रेय अंग्रेजों को नहीं जाता है। महादेव गोविंद रानडे पहले थे जिन्होंने बात की थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की और लोगों से कहा था कि आप इंडस्ट्री स्टैब्लिश करो। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इतना फेमस नहीं है ये बात। नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन और कारण, सेम, असर्शन एंड रीजन। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का गठन 1928 में किया गया था। द मैक्सवेल ब्रूमफील्ड इंक्वायरी कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1928। बारदौली में भूमि कर में वृद्धि की दर की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया था। दिस कमिटी वाज फॉर्म्ड टू रिव्यू द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टैक्स इन लैंड टैक्स इन बारदौली। बताओ। सी। दोनों बातें ठीक है बिल्कुल। जो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी 1928 में आई थी उन्होंने माना था कि बहुत दिक्कतें हैं, फ्लॉज हैं रीवैल्यूएशन में बारडोली का, और उन्होंने कहा था कि इंक्रीज कर दो टैक्स बाय 6.03%, ठीक है। 78 प्रसिद्ध ब्रिटिश नेता जो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, उन्होंने 27 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए कहा था कि यह आंदोलन एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि एक सिपाही विद्रोह। Who was the famous British leader who, while speaking in the House of Commons, said that this movement was a national revolt and not a sepoy mutiny? Harold Macmillan, David Lloyd George, Benjamin Disraeli या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। आंसर हो जाएगा सी, बेंजामिन डिजरेली। अब देखो,
ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस रेबेलियन को सिपॉय मिटनी डिक्लेयर कर दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, लेकिन ब्रिटिश लीडर थे बेंजामिन डिसरेली, जिन्होंने ये कहा था कि ये नेशनल रिवोल्ट था, ना कि सिपॉय मिटनी। ठीक है, कितनी बढ़िया बात कही थी। चलो 80 अभिकथन कारण, टू स्टेटमेंट्स असर्शन रीजन। तमिलनाडु राज्य में सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ था। सन्यासी रिबेलियन स्टार्टेड इन तमिलनाडु। सन्यासी लोग तीर्थ यात्रा पर लगने वाले करों से असंतुष्ट थे। दे वर डिससैटिस्फाइड ड्यू टू द टैक्सेस इंपोज्ड ऑन पिलग्रिमेज। बताइए, आंसर हो जाएगा बी। ए गलत है परंतु आर सही है। देखो, सन्यासी विद्रोह आपको पता है किस टाइम का है? ये 1763 से 1800 तक। अब रीजन क्या था? बंगाल का। और इसको एंड किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। जो रिवोल्ट ऑफ सेंट था वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका, तमिलनाडु में नहीं था ये, ठीक है, बंगाल में था। तो बस सबसे, मैंने क्या बताया, रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, बंगाल है इसका रीजन। अब जो सन्यासी थे वो बेसिकली, जो रिवोल्ट ऑफ सेंट्स था वो इंपॉर्टेंट था। ये लोग जो थे शंकराचार्य को फॉलो करते थे और ये डिवाइडेड थे 10 सेक्ट में। तो जो रिबेल थे, जो इस यहाँ पे जो रिबेल सेंट्स थे, ये गिरी सेक्ट को बिलोंग करते थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। और सेंट्स क्यों सेटिस्फाइड थे? क्योंकि पिलग्रिमेज पे वो लोग टैक्स लगा रहे थे। 81 1857 के विद्रोह के प्रसार के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के किन दो शहरों की आम जनता ने भाग नहीं लिया था? ड्यूरिंग द स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 द जनरल पब्लिक ऑफ विच टू सिटीज ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश डिड नॉट पार्टिसिपेट? मुजफ्फरनगर सहारनपुर, लखनऊ फैजाबाद, गोरखपुर मुजफ्फरनगर, झांसी प्रयागराज। बताओ, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ये क्वेश्चन? तो आंसर हो जाएगा ए, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। देखो, सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुआ था, फिर और जगह चला गया था। मॉडर्न उत्तर प्रदेश, जिसको हम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और अवध के नाम से जानते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा था, ज्यादातर लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन मुजफ्फरनगर सहारनपुर की जनरल पब्लिक ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, याद रखना। 82 निम्नलिखित में से कौन से दो पूर्वोत्तर राज्य कुकी आंदोलन से प्रभावित रहे? कुकी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैड बीन अफेक्टेड बाय कुकी मूवमेंट। सिक्किम त्रिपुरा, असम सिक्किम, मणिपुर त्रिपुरा, मणिपुर सिक्किम। क्या हो जाएगा आंसर? मणिपुर त्रिपुरा। अगर आपको ये पता है ये ट्राइब कहां की है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो कुकी ट्राइब है, जिससे मूवमेंट है, ये उसाई जो है ना, हिली एरियाज ऑफ उसाई, ये कहां पे पड़ते हैं? ये पड़ते हैं मणिपुर त्रिपुरा के बीच में। तो 1826 से 1844 तक यहाँ पे पैनिक था क्योंकि कुकीज का अटैक हो गया था, तो ब्रिटिश आर्मी गई थी उनके अगेंस्ट। फाइनली 1825 में बहुत से कुकी चीफ्स ने ब्रिटिश अथॉरिटी को मान भी लिया था। ठीक है। 83 किस अधिनियम ने यह घोषित किया था कि भारत में राज्य के विस्तार और विजय की नीति का अनुसरण इस राष्ट्र इंग्लैंड की नीति, प्रतिष्ठा और इच्छा के विरुद्ध है? मतलब किसमें कहा था कि द परस्यूट ऑफ द पॉलिसी ऑफ स्टेट एक्सपेंशन एंड कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ प्रेस्टीज एंड विल ऑफ दिस नेशन। विच नेशन? इंग्लैंड। बताइए। पिट्स इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखो क्या हुआ था, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें चेंजेस किए गए थे। इसके जो मेंबर्स थे अब वो 3 कर दिए थे बस, और बॉम्बे मद्रास को उनसे नीचे कर दिया था। तब ये बात बोली गई थी जब ऐसा किया गया था। 84 इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा धारा 87 थी, जिसके द्वारा जाति वर्ण के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया था। किसकी बात हो रही है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन वाज 87 बाय विच डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वर्ण वाज अबॉलिश्ड। मतलब चार्टर एक्ट 1813, 33, 53, 58। चार्टर अधिनियम कौन सा है ये पूछ रहा है, बताओ। तो ये है 1833 का बी। ठीक है, याद रखना बी। सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि इससे ये सब चीजें अबॉलिश कर दी गई थी। 85 राजा राममोहन रॉय से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। राजा राममोहन रॉय से रिलेटेड इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। वेदांता सोसाइटी, कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी, वेदांता कॉलेज या ब्रह्म सभा? बताओ 85 का क्या हो जाएगा? 85 का हो जाएगा बी। ये ऐसे चलो देख लो। वेदांता सोसाइटी 1816, कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी 1821, वेदांत कॉलेज 1825 और ब्रह्म सभा 1828। इंपॉर्टेंट है ये ईयर्स, याद रखना प्लीज। 86 इंग्लैंड से लौटने के बाद 1872 में ब्रिटिश सरकार को राजी करने के लिए किसने ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करवाया था, जिसके माध्यम से ब्रह्म पद्धति के अनुसार होने वाले विवाह को कानूनी मान्यता मिली। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड, आफ्टर परसुएडिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, हु हैड गॉट द ब्रह्म मैरिज एक्ट पास्ड? ये बोल रहा है ये द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। केशव चंद्र सेन। देखिए केशव चंद्र सेन जो थे 1870 में इंग्लैंड गए थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने इस बात पे राजी करवा लिया था कि जो मैरिजेस हैं वो ब्रह्म विवाह अधिनियम पे होनी चाहिए।
कानूनी मान्यता उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। 1870। चलो, किसके सामयिक सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर लिखे गए लेखों को शतपत्रे कहा गया है? Whose articles written on contemporary social and political problems have been called शतपत्रे? आत्मरंग पांडुरंग, दादोबो पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे, इनमें से कोई नहीं। बताओ, कोई नहीं। क्या है फिर इसका आंसर? भाई, सोशल रिफॉर्म जो मूवमेंट था महाराष्ट्र में, किसने स्टार्ट किया था? गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोकितवादी भी कहते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी आर्टिकल्स लिखे थे और उनका एक वीकली न्यूज़पेपर भी होता था प्रभाकर नाम से। 1840 प्रभाकर होता था 1848 में। इसमें जो छपते थे लेख उन्हें कहते थे शतपत्रे, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख, लोकितवादी, याद रखना। 1867 में स्थापित प्रार्थना समाज द्वारा मिशनरी कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? इन विच ईयर द मिशनरी प्रोग्राम हैड बीन स्टार्टेड बाय द प्रार्थना समाज एस्टैब्लिश्ड इन 1867। अच्छा, किसने एस्टैब्लिश किया था प्रार्थना समाज? कमेंट डाउन करो, बताओ। 1867 में स्टार्ट हुआ था, आंसर हो जाएगा 1882, पहली चीज तो। अब प्रार्थना समाज 1867 में हुआ था, फाउंडर कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, और इन्होंने जो है मिशनरी प्रोग्राम स्टार्ट किया 1882 में। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। 89, देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1877 में किस शहर को आर्य समाज का मुख्यालय बनाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती हैड मेड विच सिटी द हेडक्वार्टर ऑफ आर्य समाज इन 1877? बॉम्बे, लाहौर, मद्रास, कोलकाता? क्या हो जाएगा आंसर? बी, लाहौर। वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी दयानंद सरस्वती का चाइल्डहुड नेम क्या था? मूल शंकर। उन्होंने आर्य समाज बॉम्बे में कब फाउंड किया? 1875 में। कब, कहां? बॉम्बे में। और फिर 1877 में लाहौर को बना दिया हेडक्वार्टर। याद रहेगा इतना? बढ़िया। 90, किसके द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्व में वाराणसी में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में की गई थी? बाय हुम हैज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीन प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड इन वाराणसी इन 1898 एज सेंट्रल हिंदू कॉलेज? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, मदर टेरेसा, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एनी बीसेंट। बेसिकली थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी एनी बीसेंट ने 1875 न्यूयॉर्क में। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये था कि इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया था वाराणसी में 1898 में। और ये जो कॉलेज था फिर डेवलप कराया मदन मोहन मालवीय ने। दो नाम याद रखना इससे रिलेटेड। 1916 में, जिसका नाम पड़ा फिर BHU। याद रहेंगी दोनों बातें? फर्क समझ में आ गया मैंने क्या बताया है? एनी बीसेंट ने इसको सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में स्थापित किया था और फिर मदन मोहन मालवीय ने इसमें डेवलप किया इसको एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दोनों बातें याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 91, निम्नलिखित में से किसने आदिवासियों के लिए जनजातीय शब्द का प्रयोग किया था? वेरी इंपॉर्टेंट। हु अमंग द फॉलोइंग हैड गिवन द नेम ट्राइबल टू द आदिवासीज? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्रिजलाल बियानी, अमृतलाल विठलदास ठक्कर, बाबा आमटे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है अमृतलाल विठलदास ठक्कर, ठीक है। अब सुन लो बात। इन्होंने भील सेवा मंडल स्टैब्लिश किया था 1922 में। भील सेवा मंडल, फाउंडर थे इसके ठक्कर बप्पा बोलते थे इनको, ठीक है। इन्होंने ही नाम दिया था फिर ट्राइबल आदिवासी को। याद रहेगी इतनी बात? 92, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नीचे दो अभिकथन और कारण, ठीक है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। 1830 में बंगाल में धर्म सभा का गठन किया गया था। धर्म सभा हैड बीन फॉर्म्ड इन बंगाल इन 1830। दास प्रथा का समर्थन करने के लिए धर्म सभा का गठन हुआ था। द धर्म सभा हैड बीन फॉर्म टू सपोर्ट द स्लेव प्रैक्टिस। बताओ भाई, ये कोई कथन हुआ? ये तो अपने आप में गलत लग रहा है ना, तो ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब धर्म सभा बंगाल में थी, स्थापना कब हुई? 1830 में। याद रहेगा? और क्यों फाउंडर थे? राजा राधाकांत देव। ये बेसिकली सती प्रथा के लिए हुई थी, ठीक है। राजा राधाकांत देव, सती प्रथा, धर्म सभा। 93, नर बलि प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू ह्यूमन सैक्रिफाइस प्रैक्टिस? भारतीय समाज में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी। प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस वाज प्रिवेलेंट इन इंडियन सोसाइटी। इसे समाप्त करने का श्रेय हार्डिंग द्वितीय को जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस वाज द क्रेडिट फॉर एंडिंग इट गोज टू हार्डिंग टू। इसके लिए एक अधिकारी कैम्बेल को नियुक्त किया गया था। फॉर दिस एन ऑफिसर कैम्बेल हैड बीन अपॉइंटेड। और 44-45 तक ये प्रथा समाप्त हो गई थी। बताओ बी, इसे समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? हार्डिंग 1 को जाता है, ठीक है। और इसी के लिए इन्होंने एक ऑफिसर को भी अपॉइंट किया था, कैम्बेल को। उन्होंने काफी अच्छा काम किया था इससे रिलेटेड। सोचो, मतलब कुछ काम तो इन्होंने ठीक करे थे, पर ये काम तो मतलब हम लोग भी कर ही लेते, है ना। चलो 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 94, बिल्कुल समापन की ओर है सेशन। डैश में कोश
स्थायी सदस्यता तथा स्पष्ट नियमों के साथ पहली बार एक मजदूर संगठन अमेलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा का गठन हुआ था। पहली बार विद फंड्स, परमानेंट मेंबरशिप एंड क्लियर रूल्स एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। कब बनी थी? 96, 97, 98, 99 बता दो। 1897। देखो कुछ चीजों के ना साल इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वो कराई जा रही हैं आपको। बोल बोल के पढ़ा रही हूं मैं, सारी चीजें बता रही हूं आपको, पढ़ते जाओ बस बैठ के आराम से, है ना, सुनते जाओ पढ़ते जाओ। तो ऐसा पहली बार ही हुआ था कि परमानेंट मेंबरशिप और क्लियर रूल्स बने थे, ये सोसाइटी टाइप बनाई गई थी, तो वो 1897 में बनी थी। ठीक है, चलो 95। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से रिलेटेड? बताइए। संस्थापक नारायण मल्हर जोशी, अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, महामंत्री दीवान चमन लाल। बताइए बताइए बताइए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 95 का। तो इसका आंसर है नो आंसर इज इनकरेक्ट, मतलब कोई गलत नहीं है, वो ऑप्शन नहीं है, बट स्टिल चलो देख लो। संस्था देखो, सबसे पहले तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिशमेंट का ईयर बताओ जरा। 1920। जगह बता दो। सब मैं बता रही हूं आज तो। बॉम्बे। संस्थापक बताइए, बिल्कुल ठीक। अध्यक्ष बताइए, बिल्कुल ठीक। वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल ठीक। महामंत्री बिल्कुल ठीक। याद कर लो, याद तो कर लो। चलो 96। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में किस अधिनियम के तहत धारा 124 ए जोड़ी गई, जिसके तहत देशद्रोहियों को आजीवन निर्वासन या जुर्माने की सजा दी जा सकती थी? अंडर विच एक्ट सेक्शन 124 ए वाज एडेड टू सेक्शन 124 ए ऑफ द इंडियन पीनल कोड, अंडर विच ट्रेटर्स कुड बी पनिश्ड विद एक्साइल फॉर लाइफ? बताइए कौन सा एक्ट था? ये एक्ट था 1867 का पंजीकरण अधिनियम, रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867। ठीक है, ये क्यों आया था? वहाबी मूवमेंट की वजह से आया था। ठीक है, कब हुआ था? 1869-70 में वहाबी मूवमेंट हुआ था। अच्छा, लीडर का नाम बताओ। सब मैं ही बताए जाऊं? वहाबी मूवमेंट के लीडर्स का नाम बताओ कमेंट करके। 97। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित निम्नलिखित समाचार एजेंसियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग न्यूज एजेंसीज स्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रॉयटर्स, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, फ्री प्रेस न्यूज सर्विसेज, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया। 97th The answer would be C, 1, 2, 3 and 4. ठीक है, सुन लो अब। सबसे पहली न्यूज एजेंसी, टोटल 4 एजेंसी स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, पहली थी 1851 में, रॉयटर्स, बहुत फेमस है ये। फिर एसोसिएट प्रेस 1905 में। फिर आपका फ्री प्रेस न्यूज सर्विस कब? 1927 में। और फिर यूनाइटेड प्रेस कब? 1933 में। ठीक है। 98। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यूनिवर्सिटीज को। पटना, मैसूर, अलीगढ़, उस्मानिया। बताइए। 98 का आंसर हो जाएगा ए। देख लीजिए, पटना, मैसूर देख लो सबसे पहले। हाँ, पटना 1917। ठीक है, मैसूर 1916। ठीक है, उस्मानिया 18 और अलीगढ़ 1920। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारे हैं स्टैब्लिशमेंट ईयर, याद रखना थोड़ा सा। 99। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट स्टेटमेंट। 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। थर्ड दिल्ली दरबार इन 1911। 1911 में भारत की 5वीं जनगणना हुई, 5th सेंसस 1911। 1911 में दिल्ली को एक प्रांत बनाने की घोषणा की, डिक्लेरेशन ऑफ मेकिंग दिल्ली अ प्रोविंस 1911। बताइए। केवल पहला और दूसरा देखो। पहली चीज तो ये लॉर्ड हार्डिंग 2 थे 1910 से 1916 में। ठीक है, अब थर्ड दिल्ली दरबार कब ऑर्गेनाइज हुआ? 1911 में। फिर सेंसस होता है 5वां। अब जो ये प्रपोजल था ना दिल्ली को प्रोविंस बनाने का, ये कब था? ये था 1912 में, ना कि 11 में। ठीक है, टाइम वही चल रहा है लॉर्ड हार्डिंग 2 का। और 13 में ये हुआ था कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, चलो चलो जी, मजे आ गए। 100वें क्वेश्चन पे आ गए हम। लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना उसी वर्ष की थी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? वो कौन सा वर्ष था? Who among the following had founded सेवा सदन in the same year when the Indian National Congress was established? ढोंडो केशव कर्वे, आनंद मोहन बोस, भैरामजी एम मालाबरी। इनमें से कोई नहीं। सी, भैरामजी एम मालाबरी। कब? 1885। कहां? बॉम्बे, सेम जगह। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से हमने हमारे 100 बेस्ट क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कवर कर लिए हैं। अभी एक टेस्ट और आएगा आपका हिस्ट्री का, वो आपको करना है। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एंशिएंट मिडीवियल में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडर्न है, लेकिन देखिए उतने ही इंपॉर्टेंट एंशिएंट और मिडीवियल भी हैं। वो भी आपको सब कुछ चीजें प्रॉपर्ली कवर कराई जाएंगी।
आपको क्या करना है, अब तक आपने ये सेशन अच्छे से किया होगा, अपना स्कोर अब आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे। और दूसरी चीज, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। बहुत मेहनत लगती है इन टेस्ट्स को बनाने में, फिर आपके लिए क्लासेस बनाने में, और फिर उनको फ्रीली यूट्यूब पे अवेलेबल कराने के लिए। बाकी हमारे किसी भी पेड ग्रुप की जानकारी के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इन नंबर्स पे। एंड दिस इज ज्ञान सर्स व्हाट्सएप नंबर। आपको कुछ भी पूछना है, कोई बात करनी है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम नजदीक है, बस गर्दन नीचे करके और बस लगे रहो, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जोरदार तरीके से, एकदम पेपर निकालने वाले तरीके से पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।